अभी लड़के लाइव नहीं हुए, अभी 1 मिनट और टाइम है लाइव होने में। गुड मॉर्निंग सब लोग को गुड मॉर्निंग। सब लोग को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए बाबू, कल कहाँ तक बताए थे आप लोग को? भाग 16 बताए थे ना, याद कीजिए, भाग 16 बताए थे। और भाग 16 में हमने आपको क्या क्या समझा दिए थे? भाग 16 जो है वो कुछ वर्गों को, समाज के कुछ लोगों को एक विशेष प्रकार का आरक्षण देता है, विशेष प्रकार की उपबंध करता है, कुछ अलग प्रोविजन करता है ताकि वो समाज की मुख्य धारा में आ सके। ये कल हम आपको बखूबी समझा दिए थे। लोकसभा में SC ST जाए और अपने समाज के लिए कुछ ज्यादा काम कर सके। हालांकि आप देखें कि वहां आरक्षण है लेकिन वो कुछ खास काम नहीं करते हैं। देखिए SC ST के लिए आरक्षण देने मतलब आप देखिएगा ना, कुछ यूनिवर्सिटीज वगैरह पे ज्यादा वर्क करना चाहिए SC ST के लिए ताकि वो कुछ और भी ज्यादा विकास हो सके उन लोग का। लेकिन कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया गया, जिस वजह से अभी भी उन लोग का संतोषजनक विकास नहीं हो पाया है जितना आरक्षण के हिसाब से होना चाहिए। संतोषजनक विकास अभी भी नहीं हो पाया है। इसमें हम आपको बताए थे 330, 331, 332, 333, ये 4 अनुच्छेदों को आप लाइन से याद रखें। 330, 331, 332, 333। 330 में क्या है? लोकसभा में SC ST, 32 लोकसभा में एंग्लो इंडियन, 33 विधानसभा में SC ST, विधानसभा में एंग्लो इंडियन। देखिए अलग अलग राज्यों में विधानसभा की सीटें अलग अलग हैं, इसलिए हम कभी कंफर्म नहीं बता पाएंगे कि भाई उस राज्य में SC के लिए कितना है, उस राज्य के ST के लिए कितना है। आप जिस स्टेट के स्टूडेंट हैं आप वहां के हिसाब से एक बार इसको देख लेंगे, क्योंकि ऑनलाइन में तो हर स्टेट के रहते हैं। आप बंगाल का कोई है तो कितना आदमी बताएगा, लेकिन लोकसभा तो पूरे देश के लिए एक ही, इसलिए हम आपको बता दिए। अब आप बताइए लोकसभा में ST के लिए कितना रिजर्व है और SC के लिए कितना रिजर्व है? लोकसभा में ST SC यानी शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइबल कास्ट, इनके लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं आप बताएंगे? चलिए फटाफट बताइए, अब कमेंट करके आंसर दीजिए तुरंत। हमने आपको बता दिया। अरे ये पॉलिटिकल साइंस का ना बैच है। 84 और 47, वेरी गुड। हाँ ये याद रखिएगा बाबू। देखिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको याद रखनी ही पड़ेगी, वरना आप भूल जाएंगे। और ये पूछेगा क्वेश्चन, अक्सर पूछता है। इसका निर्धारण कौन करते हैं भैया? तो ये चुनाव आयोग का काम होता है, निर्वाचन आयोग का काम होता है कितनी सीटें कितनी रिजर्व की जाएंगी। निर्वाचन आयोग के हिसाब से 2026 तक निर्वाचन की सीटों में कोई चेंजिंग नहीं किया जाएगा। यहां तक हम आपको बता दिए थे। एंग्लो इंडियन जो है अब ये व्यवस्था खत्म कर दी गई। एंग्लो इंडियन बताइए तो, एंग्लो इंडियन में क्या यूरोप महाद्वीप के अलावे अन्य किसी अन्य महाद्वीप के पिता से जन्मे बच्चे को हम एंग्लो इंडियन में शामिल करेंगे? नहीं करते हैं। रीजन क्या है कि यूरोपीय कंट्री वाले ही हमें कहीं ना कहीं से क्या किए थे? गुलाम बना के रखे थे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इतना तो बता ही दिए थे आपको, इसके आगे भी हम आपको बताए थे। इसके आगे हम आपको बताए थे 338 में, 338 में, 338 में क्या था? SC आयोग, शेड्यूल कास्ट के लिए एक क्या बनाया गया था? आयोग बनाया गया था। राष्ट्रपति इस आयोग को बनाते हैं। और 338 के क में ST आयोग था। कौन सा आयोग था? ST आयोग। SC आयोग और ST आयोग, दो अलग अलग आयोग थे। SC आयोग और ST आयोग थे, अलग अलग आयोग का निर्धारण किया गया था। और 339 में कहा गया था कि SC और ST का जो कर्तव्य होगा, इनका कल्याण होगा। क्या होगा? कल्याण होगा। ये कौन करेगा? केंद्र का दायित्व होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का दायित्व होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। ये किसका काम है? सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। ठीक है, तो ये तो SC आयोग हो गया, ये ST आयोग हो गया। इसके बाद जो बनाया गया था
ST SC के बाद भी तो OBC आयोग, कौन सा आयोग? 340 में OBC आयोग। 340 में कौन था? OBC, अदर बैकवर्ड कास्ट कमीशन आयोग, अदर OBC कमीशन, अदर बैकवर्ड कमीशन। इसे हम लोग पिछड़ा आयोग भी कहते हैं, क्योंकि बैकवर्ड का मतलब ये होता है पिछड़ा। पिछड़ा आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग। कितने लोग बता सकते हैं पहला OBC आयोग यानी पहला पिछड़ा वर्ग आयोग कौन था? पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का नाम बताएंगे, फटाफट बोलिए। पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का नाम बताइए। पहला पिछड़ा वर्ग आयोग, पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का नाम बताएंगे आप लोग। काका कालेकर समिति, काका कालेकर। पहला था काका कालेकर, काका कालेकर समिति। दूसरा का था मंडल आयोग, मंडल कमीशन या मंडल आयोग। बिहार के ये मुख्यमंत्री रह चुके थे मंडल, इन्हीं के अध्यक्षता में मंडल आयोग बनाया गया। इन्होंने OBC को कितना आरक्षण दे दिया? 27% आरक्षण दे दिया। क्या दे दिया? 27% आरक्षण दे दिया। यहाँ बहुत भयानक बवाल हुआ था, ठीक है। मंडल आयोग इसका आरक्षण दे दिया। चलिए अब थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया। सुप्रीम कोर्ट कहा कि भैया आरक्षण को ना किसके हिसाब से देना चाहिए? इकोनॉमी के हिसाब से। इन्होंने दे दिया एक क्रीमी लेयर और एक दे दिया नॉन क्रीमी लेयर। नॉन क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर वो है जो मलाई मार रहा है, यानी जिनका इनकम जो है, जिनका इनकम है 8 लाख से ज्यादा है, मलाई मार रहा है, इसलिए इनको मलाई मत दीजिए, पहले से क्रीम खा रहे हैं। नॉन क्रीमी जो पहले से मलाई नहीं खा रहे हैं, यानी जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपया से कम है, इन्हें हम नॉन क्रीमी लेयर में डालते हैं। इन्हें आरक्षण का लाभ मिलता है क्योंकि ये पहले से क्रीम नहीं खा रहे होते। किसी को दिक्कत? आगे बढ़ जाते हैं। यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं था। हाँ, वो एबोव एटलेक होता है, एक इसमें होता है। अब आगे देखिए, इसके अलावे भी है, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये बांट दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि भैया हम जो है जितने भी पिछड़ा वर्ग हैं, पिछड़ा वर्ग, इनके लिए हम एक ही नियम रखेंगे, कोई नियम कानून नहीं रखेंगे, हम बस इसे कहेंगे अदर बैकवर्ड कास्ट OBC। सेंट्रल गवर्नमेंट इसे कह दिया कि भैया हम OBC ही रखेंगे, दूसरा हम कोई झमेला नहीं रखेंगे, हमारे हिसाब से ये OBC है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का दिया। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर डिसाइड हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया हम इतना तामझाम नहीं रखेंगे, हम बस क्या मानेंगे? पिछड़ा वर्ग आयोग। इसलिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्म भरिएगा ना तो उसमें पूछता है आप जनरल है, जनरल को कहता है अनरिजर्व, UR कर देता है। जनरल को क्या कर देता है? अनरिजर्व UR करता है। या OBC है, या फिर SC है, या ST है, या स्वतंत्रता सेनानी है, इसी सब में डाल देता है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट झमेला कर देती है। स्टेट गवर्नमेंट को चुनाव जीतना है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ने मारा, इसको रद्द कर दिया। स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से अलग है। ध्यान से समझिए कि मटेरियल में नहीं है, थोड़ा सा मटेरियल में है लेकिन इस डिजाइन से नहीं है। मटेरियल तो किताब की शक्ल में होता है, पढ़ाते तो हम लोग ऐसे हैं। गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो है ये OBC को कई टुकड़ों में बांट दिया। अदर बैकवर्ड कास्ट को इसने 2 टुकड़ों में बांट दिया। कितने टुकड़ों में बांट दिया? 2 टुकड़ों में बांट दिया। ध्यान से समझिएगा। एक को कहा गया एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, यानी बहुत ही पिछड़ा है, या फिर इसी को कहा गया मोस्ट बैकवर्ड क्लास। मोस्ट बैकवर्ड क्लास, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास या मोस्ट बैकवर्ड क्लास, इसे कहा गया ये है BC1, बैकवर्ड क्लास कैटेगरी 1। इसी को क्या कहा गया? बैकवर्ड क्लास कैटेगरी 1, यानी ये एक ही का नाम है BC1। इसी को कहते हैं शेड्यूल 1। इसी को क्या कहते हैं? शेड्यूल 1, BC शेड्यूल 1 या फिर BC1। दूसरा इन्होंने बांटा कि बैकवर्ड क्लास। इन्होंने क्या किया? बैकवर्ड क्लास,
दूसरा रख दिया, ये बहुत ज्यादा पिछड़ा नहीं है, बैकवर्ड क्लास, इसे रख दिया गया बीसी शेड्यूल 2 में। याद रखने का तरीका देखिए, बीसी बैकवर्ड क्लास कितना अक्षर है, 2 अक्षर है, तो इसके आगे लिख दीजिए बीसी 2। तो यह बाबू बीसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, बीसी 2 कहते हैं। बीसी को ही क्या कहते हैं, बीसी 2 कहते हैं, बीसी 2। इसे कहते हैं अत्यंत पिछड़ा। इसे क्या कहेंगे, अत्यंत पिछड़ा, उसे कहेंगे पिछड़ा, उसे क्या कहेंगे, पिछड़ा। तो ये हो गया भैया अत्यंत पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, पिछड़ा वर्ग, बहुत ही ज्यादा पीछे है बट अनुसूचित नहीं है। और इसे क्या कहते हैं, पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग। और ओबीसी को क्या कहते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग, अदर बैकवर्ड क्लास, अन्य पिछड़ा वर्ग। तो भैया स्टेट गवर्नमेंट ने हमारा रद्द कर दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, रद्द कर दिया। अब आपको अपनी जाति पूछनी रहेगी तो कंफ्यूज हो जाएंगे, कभी पूछ देता है आप ओबीसी में किस में आएंगे, शेड्यूल 1 या शेड्यूल 2। तो 1 और 2 इसी को कहता है, शेड्यूल जो होता है वो इसी को कहा जाता है शेड्यूल, शेड्यूल 1 या शेड्यूल 2। एनेक्स्चर वही हो गया, एनेक्स्चर 1, इसे क्या कह सकते हैं, एनेक्स्चर 1, इसे एनेक्स्चर 1 कहिए और उसे एनेक्स्चर 2 कहिए। ये हो गया आपका एनेक्स्चर 1 और एक हो गया एनेक्स्चर 2। आप फॉर्म भरते वक्त इसको देखे हैं कि नहीं देखे हैं, फॉर्म भरते वक्त आप इसको जरूर देखे होंगे। कमेंट कर रहे हैं सर हमको तो एनेक्स्चर पूछ दिया था। किसी को दिक्कत, एनेक्स्चर 1 एनेक्स्चर 2 क्या है ये भैया देखो एक और लाइन जोड़ देते हैं, कैसे जोड़ दे, इसको मिटा के। भाई देखो हम तो बोलते वक्त में बोले ही थे आपको, इसी BC1 को, ये क्या है BC1 है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनेक्स्चर 1, या इसी को कहते हैं शेड्यूल 1, इसी को कहते हैं अत्यंत पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा यार, इसी को तो एनेक्स्चर कहिए या शेड्यूल कहिए। और ये क्या चीज हो गया, BC2 है तो इसी को कह दीजिए एनेक्स्चर 2, एनेक्स्चर 2 पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, ठीक है। ये है भैया झमेला। अब आप डिसाइड कीजिए आप किस जाति के हैं और किस जाति की नहीं। भाई साहब हिंदुस्तान में ना अलग अलग राज्यों में लेके 600 से ज्यादा ओबीसी की कैटेगरी है। इतनी ज्यादा कैटेगरी है कि हम क्या करें भैया, 600 नहीं 45-40 तो रजिस्टर्ड है। अब 45-40 का नाम कौन याद रखेगा, तो आप अपना याद रख लीजिए कि आप किस एनेक्स्चर में आते हैं। यानी अगर आप 1 में आते हैं यानी एनेक्स्चर 1 या फिर BC1 में या EBC या MBC में आते हैं तो आपको ज्यादा आरक्षण मिलेगा। और BC2 में आते हैं या फिर एनेक्स्चर 2 में आते हैं या फिर BC में आते हैं तो आपको थोड़ा सा आरक्षण की मात्रा उतना लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधे उठा के वो रख देगा ओबीसी के हिसाब से, सीधे उठा के थोप देगा ओबीसी में। अब आप बताइए कौन सा है, कुशवाहा लोग कौन कौन है भैया, कुशवाहा BC में जाते हैं लोग, ओबीसी में। रुको हम आपको नेट से बता देते हैं कि कौन सी जाति किस कैटेगरी में आती है। आप गूगल करके अपनी अपनी जाति पता कर सकते हैं। हम आपको BC1 बता दें और BC2 बता सकते हैं। सोनियार कौन जाति होता है, सोनियार, पंसारी, मोदी, कसेरा, कलवार, ये लोग किस में आते हैं भैया, BC2 में आते हैं, BC2 में आते हैं, बहुत ज्यादा हैं लोग हैं। शिवहारी, रतौलिया, सोनार, सूत्रधार, सुकीवार, अरे भैया कौन कौन है भाई, ईसाई धर्मावलंबी, ईसाई धर्मावलंबी, घाट, राजघाट, जट, मंडरिया, ये लोग हैं भाई बहुत इसमें BC2 में। BC1 की हम 1-2 कैटेगरी आपको बोल देते हैं, आप भी अपना अपनी कैटेगरी दीजिएगा भैया, हमको उतना कैटेगरी थोड़ी है। कालू कोई होता है, कादर होता है, कोरा होता है, कोरकू है, खटवा है, खतौरी है, खंजर, भाई सब कौन कौन गाती है भाई, हम तो कभी सुने भी नहीं। मदार, मल्लाह, ये लोग इसमें आएंगे लो,
इस टाइप में आता है कुछ। और कई कैटेगरी होती है जो एससी में एसटी में चले जाते हैं हम लोग, मल्लाह की एक कैटेगरी एसटी में भी जाती है। तो ये आप देखिएगा भाई, हमको इतना कैटेगरी क्या पता है, हम इतना जाति इधर किस में आता है भाई, आप अपना अपना देख के रखिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। और जो भी है भाई हम गूगल से निकाल के देख ली, गूगल गलती बताया होगा तो आप अपना समझिएगा कौन कौन से होते हैं। ये समझ में आ गया, ये बना लीजिएगा। इस तरह से मटेरियल में नहीं बना है, इसको आप बनाना है चाहे तो बना सकते हैं। इस तरह से आपके मटेरियल में नहीं लिखा है, तो इसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 342 340 तक हो गया, 340 हो गया भैया। ओबीसी की चर्चा 340 में थी। अब 341 और 342, 341 और 342 देखिए। 341 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है, कौन राष्ट्रपति किसी भी जाति को क्या घोषित कर सकते हैं, एससी घोषित कर सकते हैं। और यही राष्ट्रपति चाहेंगे तो किसी भी जाति को क्या घोषित कर सकते हैं, एसटी घोषित कर सकते हैं, एसटी घोषित कर सकते हैं। ये राष्ट्रपति की इच्छा है, लेकिन इसे कैंसिल करने का अधिकार संसद को है। कैंसिल करने का अधिकार संसद को है। ध्यान से समझिए क्या कहना चाह रहा है। मान के चलिए कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं, उन्होंने उठाकर किसी जाति को एसटी में डाल दिया। अब हम किसी जाति का नाम लेंगे तो जाति वाला गुस्सा आ जाएगा, हमरा डाल दिया यहाँ पर, समझ में आ गया कि नहीं। सपोज हम एक काम करते हैं, मुस्लिम जाति को बोलते हैं। हिंदुस्तान में एक फायदा है, जानते हो क्या है, जाति में और धर्म में एक बात है कि अपने धर्म को कुछ बोल दो, अच्छा या खराब कोई उतना विरोध नहीं करेगा, लेकिन दूसरे के धर्म के बारे में आप अच्छा भी बोलिएगा, ससुरा पीछे पड़ जाता है। देखो क्या बोला साले ने। देखो भैया, मान के चलो मुस्लिम में 80% जो मुस्लिम होते हैं वो ओबीसी में ढकेल दिए जाते हैं। 80 क्या 90% मुस्लिम किस में ढकेल दिए जाते हैं, ओबीसी में। ठीक है। अनरिजर्व होता है यूआर यानी जनरल, इसमें 10% आते हैं। ये 10% कौन कौन से होते हैं भैया? एक होता है पठान, जो खान लिखते हैं लोग, एक होता है शेख, एक सैयद। भैया ये 3 होते हैं, शेख सैयद पठान, ये जनरल में आते हैं। बाकी सब लोग किस में डाल दिए जाते हैं, ओबीसी में जाते हैं। अब पता नहीं क्या क्या इसमें, ये भाई साहब इतना हमको जाति धर्म का नॉलेज ना है, समझ में आएगा, हमको ये सब कचरा में पढ़ना भी नहीं रहता। तो ये 3 ठो किस में चले जाते हैं, जनरल में चले जाते हैं। अब मान के चलिए कि राष्ट्रपति साहब ने पठान यानी खान को, इंडिया में जब वो हो रहा था ना, मुगल काल जब चल रहा था, मध्यकाल यानी जब दिल्ली सल्तनत का शासन था या मुगलिया सल्तनत थे, तो उस वक्त बहुत से लोग जो राजपूत वगैरह थे लोग, उन लोग को वो लोग मतलब किस में भेज दिए गए, पठान खान में बदल दिए गए थे। उस टाइम की बात है, तो 600-700 साल पहले की है, ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं हैं सब। सबको उस पर नहीं करता है, लेकिन हम अभी समझा रहे हैं आपको कि मान के चलिए यहाँ से राष्ट्रपति साहब ने क्या कर दिया, 340 के तहत पठान को उठा के एसटी में घोषित कर दिया कि कल से खान सब क्या कहलाएंगे, एसटी कहलाएंगे, भेज दिया, आरक्षण मिलेगा। समझ आ गया कि नहीं? तो ये राष्ट्रपति की मर्जी। वो कहेंगे ना इसमें नहीं, ये ठीक नहीं है, हम इस ज्यादा लाभ उठा लेंगे, एससी में भेज देते हैं, तो उठा के भेज सकते हैं राष्ट्रपति। तो किस जाति को एसटी में रखना है और किस जाति को एससी में रखना है, किसे शेड्यूल कास्ट रखना है और शेड्यूल ट्रिबल किसे रखना है, ये डिसीजन कौन लेते हैं, राष्ट्रपति साहब लेते हैं। ये डिसीजन राष्ट्रपति साहब लेते हैं। लेकिन इनके डिसीजन को कैंसिल कौन कर सकता है, बताइए? इनके डिसीजन को कैंसिल कौन करेगा? अरे तरीके तुम क्या पूछ रहा है विकास चौधरी, नेहा लवली तुम कहां से हो जो तू ब्लॉक कर देते हैं? सर जाति किसने बांटा? भैया उस टाइम हम नहीं थे, जाति किसने बांट दिया? देखो इतिहास जब पढ़ाएंगे ना, तो जो धर्म ग्रंथों की शुरुआत होती है वो वैदिक काल से होती है। तो ऋग्वेद में कहा गया है कि जाति का निर्धारण उसके काम के हिसाब से करना चाहिए। काम के हिसाब से यानी अगर दूसरे को ज्ञान दे रहा है या दूसरे को शिक्षा दे रहा है तो वो ब्राह्मण कहलाएगा। यानी अगर ऋग्वेद के हिसाब से देखेंगे ना तो हम किस में चले जाएंगे, हम ब्राह्मण में चले जाएंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, आपको ज्ञान दे रहे हैं या शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, दीक्षा दे रहे हैं आपको, तो हम ब्राह्मण में चले जाएंगे। और ऋग्वेद में कहा गया है कि यदि कोई दूसरे की रक्षा करता है तो उसे क्षत्रिय की श्रेणी में डाल देंगे। तो जितने पुलिसकर्मी हैं, जितने डॉक्टर, ये लोग हैं डॉक्टर वगैरह लोग जान बचाते हैं,
ये लोग, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? या फिर सैनिक हैं लोग जो जान बचा रहे हैं हमारे, तो वो कोरोना से लड़ने वाले वो क्या हो गए, क्षत्रिय हो जाते हैं। तो क्षत्रिय का काम क्या होता है, जान बचाने वाला। समझ में आ गया कि नहीं? जान बचा। जितने व्यापारी हैं वो वैश्य की कैटेगरी में चले जाएंगे। वैश्य किसे कहा जाता है? वैश्य व्यापारी को कहा जाता है। ससुरा कहीं का वैश्य और वैश्या में जमीन आसमान का अंतर होता है, दोनों को मिला मत देना। सीबीएसई वालों को थोड़ा समझने में दिक्कत होता है। वैश्य से बना हुआ है व्यापारी, समझ आ गया कि नहीं? तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, मात्रा उतना गलती उलती नहीं दिखे। वैश्य मतलब व्यापारी। तो जितने आप लोग में व्यापारी लोग हैं वो वैश्य की कैटेगरी में चले जाएंगे। और कहा गया है उसी ऋग्वेद में कि अगर आप दूसरे के यहाँ पैसे लेकर काम करते हैं, यानी वेतन पे काम करते हैं, और वो तब आप कहलाएंगे शूद्र कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? शूद्र। शूद्र यानी आप जितने लोगों की नौकरी हो जाएगी वो ऋग्वेद के हिसाब से क्या हो जाएंगे? शूद्र हो जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जितने लोग नौकरी कर रहे हैं ना, अब टीचर जो रहेगा वो ब्राह्मण में ही जाएगा, क्योंकि वो नौकरी कर रहा है केवल किस लिए? ज्ञान देने के लिए। लेकिन अगर आप दूसरे की जगह नौकरी का काम कर रहे हैं, कहीं एसएससी में क्लर्क है, कहीं पे कुछ है, इनकम टैक्स अफसर है, ये है वो, तो आप किस में चले जाएंगे? शूद्र कहला जाएंगे। तो ये ऋग्वेद के हिसाब से था। लेकिन ऋग्वेद के बाद आया था उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में कह दिया गया नहीं, वंश के हिसाब से हो जाएगा। अब वंश के हिसाब से तो हमारे धर्म ग्रंथ ही 2-3 बातें कह देते हैं। अगर आप ओरिजिनल धर्म ग्रंथ देखिएगा तो जाति का निर्धारण उसके काम के हिसाब से होना चाहिए, जो कहीं ना कहीं सही भी है। भारत के विकास में ये बहुत बड़ी एक बाधा आ जाती है। और जबकि आप आगे के धर्म ग्रंथों में देखेंगे तो जाति को वंश के हिसाब से बना दिया गया। खैर इस सब चीज़ों पर चर्चा इतिहास में करेंगे, जब आपको पढ़ाएंगे तब, जैसे ये पॉलिटी खत्म होगी इतिहास के बैच में। चलिए अब हम लोग ध्यान से देखते हैं। ये समझ में आ गया आप लोग को? 40 भाग खत्म हो गया। ये 340, 341, 342 समझ में आ गया कि नहीं? भाई गीता में बहुत सी चीजें लिखी गई है, अच्छी, बहुत अच्छी बातें हैं। उतना हम बताएंगे तो लोग ससुरा हमारा विरोध करने लगेगा, तुम कौन होता है? ये चक्कर में हमारे ऊपर बम चल गया ससुरा, हम बताने के चक्कर में। एगो को हम मृत्युंजय यज्ञ याद करा रहे थे नहीं है आप? मृत्युंजय यज्ञ है ना यहाँ पे, आप लोग में आता है कि नहीं? ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकुमेव बंदनाम मृत्योर्मोक्ष मातृताम। हम बहुत भड़का यज्ञ हम ही बोल दिए वहां पे, और इस ससुरातन का बवाल हो गया हमारा ऊपर। कहा कि ये कैसे बोला, ये कैसे बोला? और उसी दिन से ससुरा हमारा विरोध चालू हो गया। और खोजत बहाना खोजते अब भाई किसी से झगड़ा करना रहता तो एट अ टाइम नहीं ना कर सकते। ससुरा बहाना खोजते ससुरा बम्बार्डमेंट हो गया हमारे ऊपर, बहुत तहलका मच गया। फिर हम कहे भाई साहब एक से एक खतरनाक है, तो इसमें क्या गलत है यार? बहुत मस्त लगता है धुन उसका यार। कुछ दिन पहले तो मेरे मोबाइल पे रिंगटोन भी वही था रिश्तेदार कॉल करते थे तो कंफ्यूज हो जाते थे, तो यार इसी के पास लगाएं कि किसी और के पास लगाएं। कभी धुन सुनना, तुम यूट्यूब से कभी धुन सुनना मृत्युंजय यज्ञ का। हमारी तो आवाज फटे बांस की तरह है, तो हमारे में धुन अच्छा नहीं निकलता, बट बहुत जबरदस्त धुन निकलता है जिसका कोई हद नहीं। हम बहुत लगाए थे। सोच यार, इस हिंदुस्तान में इंसान को अपनी मर्जी से जीने नहीं दिया जाता है। लोग टॉर्चर करते रह गए। किसी भी धर्म को देखिए, वो कहता है सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, आपके पास लगाए कि नहीं लगाए? ये मृत्युंजय यज्ञ क्यों बोला? अरे भैया हमको अच्छा लगता है, हम लगाएंगे, तुम कौन होता है यार बोलने वाला? तब तक सचुरा कोरोना कूद गया, अब अमिताभ बच्चन बोलते हैं अब क्यों कोई मंत्र नहीं बोलता है, अब अमिताभ बच्चन बोलते हैं। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। चलो ध्यान से देखते हैं। इतना समझ में आ गया, ये भाग खत्म हो गया। देखो भैया भाग 16 खत्म हो गया। 330 से चालू किए थे 342, बीच वाला जो पार्ट है, जैसे आपको हम यहां से तो बताए होंगे 330 से 330, 31, 32, 33 ये बताए हैं। इसके बाद छोड़ दिए हैं। फिर 338, 39, 40, 39 के बाद 40, 41 और 42 बताए हैं। आप कहेंगे कि सर ये वाला क्यों छोड़ दिए? अरे यार इसमें भी आरक्षण की चर्चा है, लेकिन एक जगह है नौकरी में आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण, और कहीं कहीं आरक्षण, तो काम का लायक चीज नहीं है। आपके मटेरियल में लिखा है, पढ़ देखिएगा, कोई फायदा नहीं हो जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को दिक्कत? अरे यार क्या जाति को खत्म कर दिया जा सकता है? संसद किया जा सकता है।
एक आदमी कह रहे हैं सर थोड़ा सा गलत बोल दिए लेकिन ठीक ठाक बोले। अरे यार एक बात बताओ कि आप हम उसके स्पेशली नहीं ना है यार। एक बाहरी इंसान से, एक अमेरिका की व्यक्ति से आप कितनी तुलना कर सकते हैं कि भारत की संस्कृति को जानेगा? तो हम कितना जानेंगे? पता है हमारे हम बड़ी डर डर के स्लो को लोग बोलते हैं किसी तरह कहीं गलत हो जाएगा तो दूसरे मतलब निकाल। हमारे जो दोस्त हैं लोग ना उसमें 99% 9999% सनातन वाले हैं। तो वो लोग ना थोड़ा थोड़ा मंत्र तो सुबेरे सुबेरे जाप करते रहते हैं, कभी गायत्री मंत्र, कभी हनुमान चालीसा, कभी ये वो, उन्हीं से सुन सुन को याद है। तो उतना बेहतरीन तो कभी नहीं हो सकता है ना, कभी होगा नहीं हो पाएगा। 2-4% तो गलती रहेगी ना, लेकिन तूल जाएंगे तो सोच रहा फिर तो हमको चैलेंज बड़ी खराब लगता है। तूल जाएंगे तो सोच रहा हम 1 महीना गैप छोड़ेंगे पढ़ाई लिखाई से और फिर याद करना चालू करेंगे 1 महीना में। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 17 पे। किसी को यहां तक में दिक्कत है तो बोलिए। भाग 17 आगे बढ़ा जाए। भाग 16 में किसी को दिक्कत? तो भाग 16 से हम अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए पहले वक्त में अंग्रेजों ने SC ST पे ऊपर बहुत ज्यादा दबाव डाला। ST को अंग्रेजों ने ना आतंकवादी घोषित कर दिया था। बताइए, ST जाति को अंग्रेज ससुरा आतंकवादी घोषित कर दिया गया था। और क्यों आतंकवादी घोषित कर दिया गया? क्योंकि ST जो थे ये ज्यादातर जनजाति थे, जनजाति। ये जंगलों में निवास करते थे और जंगल को ही अपना आश्रय मानते थे। और जंगल को अंग्रेज काटते थे सब लकड़ी ले जाने के लिए, उससे नीचे कोयला निकालने के लिए। अब ये जनजाति विरोध कर देते थे सब कि नहीं होगा। अंग्रेज ससुरों को इन लोगों ने बहुत बुरा घोषित कर दिया, देशद्रोही घोषित कर दिया था कि इन लोग को मारो, क्योंकि हम लोग तो भैया अंग्रेजों के गुलाम थे। हम लोग को क्या मतलब बनता है? भगत सिंह को ससुरा देशद्रोही करके फांसी दे दिया सब। बताइए, उन लोगों के लिए तो हमारा देश प्रेम बुरा लगेगा ही लगेगा। लेकिन बाद में भारत सरकार ने 1949 में इस नियम को हमेशा के लिए क्या कर दिया? खत्म कर दिया। इस नियम को हमेशा के लिए क्या कर दिया? खत्म कर दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई, ससुरा खत्म कर दिया। बताइए, वो लोग अपने प्रकृति के लिए लड़ रहे थे तो उनको ही देशद्रोही घोषित कर दिया था। इन चोटों को मारना चाहिए अंग्रेजों को बढ़िया से बजा बजा के। आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत? इस अंग्रेज जनजाति को अंग्रेजों ने क्या किया था? घोषित कर दिया था अलग। तो आप बताइए, थर्ड जेंडर यानी किन्नर को किस में रखा गया है? किन्नर को किस में रखा गया? ओबीसी में। किन्नर को किस में रख दिया गया है? ओबीसी में रख दिया गया। अंग्रेजों ने घोषित कर दिया था तो इसे बाहर में 31 अगस्त 1949 में इसका प्रयास किया गया था। फाइनली 1952 में इस अधिनियम को खत्म कर दिया गया। तो जो जनजाति लोग थे वो लोग अपने आप के लिए स्वतंत्र 31 अगस्त को वो अपनी जातिगत स्वतंत्रता मनाते हैं कि हम इस प्रकृति को बचा रहे थे, हम पर्यावरण को बचा रहे थे। इसका नतीजा ये हुआ कि अंग्रेज साले खरगोश की औलाद वो सब हम लोग को क्या कर दिए? सब आतंकवादी घोषित कर दिया, सब देशद्रोही घोषित कर दिया गया। अंततः भारत का संविधान लागू हुआ और भारत सरकार का ध्यान इस ओर गया। 1950 में संविधान लागू हुआ था और 1951 छोड़िए 52 में इस 31 अगस्त 1952 को इस अधिनियम को खत्म कर दिया गया जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। इसलिए जनजातीय लोग अपनी जातिगत स्वतंत्रता कब मनाते हैं? 31 अगस्त को मनाते हैं। 31 अगस्त को समय समय पर सरकार जो है जितने भी गलत कानून है उसे हटाते रहती है। जैसे बंधुआ मजदूर उन्मूलन, बॉन्डेड लेबर, जैसे बंधुआ मजदूर उन्मूलन। बंधुआ मजदूर समझते किसे कहा जाता है? बंधुआ मजदूर किसे कहा जाता है? कोई आइडिया? बॉन्डेड लेबर किसे कहा जाता है? बंधुआ मजदूर किसे कहा जाता है? कोई आइडिया? देखिए 1976 में इसे खत्म कर दिया गया, बॉन्डेड लेबर को। ये क्या थे बॉन्डेड लेबर? देखिए बहुत खराब कानून था ये। जैसे पहले के वक्त में बैंक वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो गरीब लोगों को लोन लेने के लिए अमीरों के पास जाना होता था। उन अमीरों को हम साहूकार कहते थे। साहूकार। इन्हीं को हम लोग यूरोप वाले कुलीन कहते थे। कुलीन वर्ग के लोग हैं ये लोग, बड़े बड़े व्यापारी हैं। तो ये साहूकार लोगों के पास लोन लेने जाते थे और कहते थे कि मालिक हमें कर्जा दीजिए, हमारी फसल हो जाएगी तो हम आपका कर्ज को ब्याज के सहित चुका देंगे। तो वो साहूकार इन्हें पैसा दे देता था। लेकिन फसल जब खराब हो जाती थी तो किसान को कभी इतना प्रॉफिट ही नहीं होगा कि अब वो कर्जा को चुका सके।
तब कहा जाता था कि एक काम करो, तुम मेरी फसल का जो कर्जा लिए हो वो और जो उसका ब्याज है वो, जब तक ये तुम चुका नहीं देते हो तब तक तुम हमारे पास बंधे हुए मजदूर हो जाओगे और तुम्हारी मजदूरी के एवज में हम तुम्हें 1 रुपया भी नहीं देंगे। तो भैया उसके ऊपर हर महीने ब्याज का बोझ चढ़ रहा है, जो उसने कर्जा लिया है वो चढ़ रहा है, और साथ ही ये बंधुआ मजदूरी कर रहा है। तो ये बंधुआ मजदूरी खानदानी चलने लगी थी कि भैया हम उनके यहाँ के बंधुआ मजदूर हैं। इसका आप मांझी द माउंटेन मैन में इसका अच्छा सा एग्जाम्पल देखे होंगे। वो बंधुआ मजदूर था इसलिए भाग गया धनबाद में, वापस आया तो मांझी बना, पहाड़े तोड़ दिया। समझ में आ गया कि नहीं? तो बंधुआ मजदूर उन्मूलन सरकार ने खत्म कर दिया और सरकार अब आप किसी को बंधुआ मजदूर नहीं रख सकते हैं, ये उन्मूलन कर दिया सरकार 1976 में। बहुत बेहतरीन काम किया। बाल श्रम यानी चाइल्ड लेबर, बाल श्रम का उन्मूलन कर दिया 1986 में कि आप 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को अगर खतरनाक काम में पकड़ा गए काम कराते हुए तो आपको भयानक सजा हो जाएगी। इसलिए उससे कम उम्र के बच्चों को काम में नहीं लगाया जा सकता है, काम में नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन वो फैमिली वर्क को कर सकते हैं। जैसे पटना में, दिल्ली में, कोटा में, बहुत से जगह पे जहाँ स्टूडेंट रहते हैं या इलाहाबाद में, तो इन स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट को खाना बनाने नहीं आता है, तो अगल बगल के पड़ोस में मेस चलता है, वो टिफिन सर्विस आती है। टिफिन सर्विस यहाँ पे ऐसे टिफिन रहेगी, आप टिफिन सर्विस कर दीजिए कि भैया हमको टिफिन पहुँचा देना, तो वो महीने का लेगा 2000-1800 जो रेट है उस हिसाब से लेगा और आपको टिफिन पहुंचा देगा। तो वहाँ देखिए कि वो अपने घर के बच्चों को दे देते, जाओ टिफिन दे आओ तो उनको, तो वहाँ पे ये बंधुआ मजदूर नहीं लगता, वो फैमिली वर्क का एक हिस्सा है और ये खतरनाक काम में नहीं आता है। लेकिन अदरवाइज कारखाने वगैरह में लगा देंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। बंधुआ मजदूर उन्मूलन कानून क्या हो गया? हाँ, थोड़ा सा पेज में सुधार लीजिएगा, उसमें 97 सीट लिख दिया। जो बच्चे होटल में काम करते हैं गलत है। प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं? आगे बढ़ाएंगे जो प्रस्तावना बताएंगे। आगे बढ़े बाबू। किसी कोई दिक्कत? ये अलग अलग चीजें बनी गई थी। अल्पसंख्यक आयोग बना दिया गया था 92 में, SC आयोग बना दिया गया 93 में। तो ये कई चीजें आगे जाके आप लिए बनाई गई थी। एक और कमेटी बनी थी मुस्लिम के लिए, एक कमेटी का गठन किया गया था मुस्लिम के लिए, सच्चर कमेटी। सच्चर कमेटी, सच्चर कमेटी। सच्चर कमेटी ने क्या कहा था कि भैया मुसलमानों की स्थिति तो और दयनीय है। असहियों बात है, पढ़ता उड़ता तो है नहीं सब, बहुत कम मुस्लिम पढ़ता है। सच्चर कमेटी ने यही कहा था कि भैया इन लोग को पढ़ाई उड़ाई से मतलब ही नहीं। एक बात बताओ यार, हमको बड़ी खराब लगता है एक चीज, मुसलमान खुलेआम कहता है सब, माइक पे चढ़ के, देखो ध्यान से, माइक पे चढ़ के तकरीर देता है कि दुनियावी तालीम हासिल करने से कोई फायदा नहीं है। मतलब वो पढ़ाई पढ़िए जो दुनिया के काम में आता है, उसकी कोई फायदा नहीं। अरे भैया दुनियावी तालीम नहीं पढ़ते ना तो ये माइक में कोई भोंपू लेके नहीं चिल्ला सकता था। ये किसी मदरसा में ये नहीं पढ़ाया गया कि माइक कैसे बनाना है, समझ में आ गया ना? तो फिर ऐसे ही चिल्लाइए यहाँ पे। हद यार, टीवी पे आके एक आदमी बोल रहे थे कि टीवी देखना हराम है। यार हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मतलब आप हम लोग को इतना पागल क्यों समझते हो यार? दुनियावी तालीम, देखिए बात समझिए, हिंदुस्तान का जो कल्चर है ये आगे क्यों चला गया और हम ही से टूटा पाकिस्तान पीछे क्यों चला गया? देखिए, आप कुछ लोग कहेंगे कि सर पाकिस्तान का तो एरिया कम है। एरिया से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमसे कम एरिया जापान का है तो जापान पीछे है क्या? हमसे तो तुच्ची बराबर सिंगापुर है, क्या हमसे पीछे है? नहीं, एरिया डिपेंड नहीं करता है। हमारे भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में शुरुआत के 5 वर्ष जो शिशु अवस्था होती है उसमें कहा गया है कि बच्चे माँ बाप के सानिध्य में रहेंगे, पालन पोषण दुलार प्यार मिलेगा। लेकिन 5 साल से 25 साल यानी 20 साल
इसे उन्होंने ना क्या दिया, ब्रह्मचर्य जीवन घोषित कर दिया। कहा कि इसमें वो लड़कीबाजी का चक्कर नहीं करेगा और गुरु के साथ उसके आश्रम में बैठ के शिक्षा लेगा। तो ये हमारी संस्कृति है कि जब शुरुआती 25 साल तक उसको क्या दीजिए, शिक्षा दीजिए कि वो कैसे कैसे पढ़ाई कर सके। अब उस समय जो शिक्षा थी दी जाती थी, लेकिन पाकिस्तान में क्या मतलब है ससुरा शिक्षा देने की। सबसे पहले सबसे बड़ी शिक्षा ससुरा जन्नत मिलना चाहिए। जन्नत मिलेगा, जाओ वहां पे, मिल तो गया जन्नत पाकिस्तान को। तो बहुत अंतर आता है। तो सच्चर कमेटी ने कहा था कि भाई साहब इन लोग का बहुत कम विकास है, और ये बात हकीकत भी है। इन लोग का कोई खास विकास है नहीं। आज भी इन लोग का रजिस्ट्रेशन है पंचर की दुकान पर, मीट काटने में, कुछ कुछ ऐसा। शिक्षा को आज भी यहाँ पर ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है। और महिला शिक्षा के नाम पे तो भाई साहब यहाँ बवाल हो जाता है। अब सोच नहीं सकते हैं, हमारे रिलेटिव में एक लड़की जो थी पढ़ाई लिखाई करके PhD कर ली थी, उससे सोचा कोनो शादी करने को तैयार ही नहीं था। मतलब मानसिकता देखो यार, अलग अलग टाइप की क्या हो जाती है, मानसिकता हो जाती है। तो इस सच्चर कमेटी ने डिसाइड किया गया था कि इनमें, लेकिन सच्चर कमेटी की बातों को लागू नहीं किया गया, क्योंकि भैया एक मुस्लिम कम्युनिटी भारत में बहुत बड़ी संख्या में है, इन्हें आरक्षण दिया जाए या किया जाए, इन्हें माइनॉरिटी के हिसाब से, OBC के हिसाब से तो आरक्षण मिलता ही है, अब अलग से नहीं दिया जाए। हालांकि सच्चर कमेटी ने कहा था कि इन्हें अलग से आरक्षण देने की ज़रूरत है, इन्हें शिक्षा। हम तो कहते हैं भैया आरक्षण इससे ज़्यादा जरूरी शिक्षा होती है, क्योंकि इस देश में शिक्षा है, आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको लोग भले 75 ठो राजनीति में कह दें ये है वो है, लेकिन आपका धर्म और आपकी बाधा, आपकी धर्म और आपकी जाति आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। उस वक्त भी भीमराव अंबेडकर इतना पढ़ लिख कर आगे चले गए, कोई रोका उन्हें? नहीं रोका, कहीं नहीं रोकती। आपको बहाना जरूर है, हमको ये रोका गया वो रोका गया। गरीबी, जाति, धर्म, सामाजिक पृष्ठभूमि आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। ये आपके जीवन का ये मार्ग है। अगर आपके रास्ते में ये बाधा आ रही है तो समझ जाइए कि आप सक्सेस होने जा रहे हैं, क्योंकि अगर रास्ते में कठिनाई न मिले और जीवन में अगर तकलीफ न मिले तो निश्चित समझ जाइएगा कि आप गलत रास्ते में जा रहे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत ही चुनौतियों भरा होता है। भाग 16 खत्म हो गया, भाग 17 चालू करते हैं। किसी को दिक्कत? आगे बढ़ जाए, भाग 17। चलिए भैया पार्ट 17 देखते हैं, भाग 17, राजभाषा। राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। अब आप बताइए आर्टिकल कहां से शुरू होगा? आर्टिकल कहां से शुरू होगा ये तो आप बता ही सकते हैं। बताइए। अगर आप दिमाग लगाएंगे ना तो इसका शुरुआत और अंत दोनों बता सकते हैं। 343, वेरी गुड। अरे अभी तो 342 पे खत्म हुआ था, 343, और ये खत्म कितना पे होगा? हम आपको बस एक हिंट देते हैं। भाग 18 जो शुरू होता है वो आपातकाल होता है, आपातकाल। और आपको आपातकाल में पता है तो इस हिसाब से आप हिंट लेके बता सकते हो कहां तक जाएगा, कहां तक जाएगा उसको आप हिंट लेके बता सकते हैं। वेरी गुड। ये तो शुरू होता है 352 से, राष्ट्रीय आपात 352, तो खत्म हो जाएगा 351 पे, तभी तो ये 352 पे चालू होगा। अब देखिए हम आपको भाग 18 पढ़ा दिए, दोबारा नहीं पढ़ाएंगे। जब हम आपको राष्ट्रपति पढ़ा रहे थे उसी वक्त हम आपको भाग 18 पढ़ा दिए थे, आपातकाल। 3 टाइप के आपात, 352, 356, 360। उसी वक्त हमने आपको सारा आपातकाल पढ़ा दिया था। पढ़ा दिए थे कि नहीं पढ़ा दिए थे? पढ़ा दिए थे, उसी वक्त पढ़ा दिए थे। क्या है भाई? लव जी पांडे, गलत बात है। मतलब आपका कहना है कि हम फिर भाग 18 पढ़ाएं? ले, ये मेरा गलत बात नहीं है, आपकी गलत बात है, आप उसको नहीं पढ़े। अब हम कहिएगा सर ABCD फिर से पढ़ा दीजिए। देखिए इस भाग को छोड़ दीजिए, पहले आप ये समझिए राजभाषा क्या होती है। राजभाषा क्या होती है?
राज्य भाषा क्या होती है? राष्ट्र भाषा क्या होती है? क्षेत्रीय भाषा क्या होती है? देखिए, इसे कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज, इसे कहते हैं स्टेट लैंग्वेज, इसे कहते हैं नेशनल लैंग्वेज, इसे कहते हैं लोकल लैंग्वेज। राजभाषा क्या होती है? राष्ट्रभाषा क्या होती है? राजभाषा क्या होती है? भैया देखिए, राजभाषा का मतलब होता है पेपर वर्क। पेपर वर्क किस भाषा में हो रहा है? पेपर वर्क या ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज इसी को कहते हैं दरबारी भाषा। दरबारी भाषा। ये बताइए भैया, हमारे देश में पेपर वर्क किस में होता है? या तो हिंदी में होगा या तो इंग्लिश में होगा, इसी में पेपर वर्क होता है। तो वो हमारी राज करने की भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसी में हमारा राज चलता है। चाहे मोदी जी हो हिंदी में भाषण देंगे या संसद में इंग्लिश में भाषण देंगे, राजभाषा है। लेकिन राज्य भाषा क्या होती है? राज्य भाषा उसे कहते हैं स्टेट की फेमस भाषा। स्टेट की फेमस भाषा। स्टेट की कौन सी भाषा? फेमस भाषा। इसे हम क्या कहते हैं? उस राज्य की, देखिए राज नहीं है, राज्य है, स्टेट है, और ये राज है, राज, स्टेट की फेमस भाषा। ये अलग अलग हो जाएगी। अलग अलग हो क्यों जाएगी भैया? आप देखिए, गुजरात में बात करेंगे तो गुजरात की फेमस भाषा हिंदी तो है नहीं, केम छो, मजामा, गुजराती। गुजरात में क्या आ जाएगी? गुजराती। महाराष्ट्र में मराठी। मराठी। हाँ, कुछ राज्यों की हिंदी भी हो जाएगी, जैसे यूपी में हिंदी हो जाएगी, मध्य प्रदेश में हिंदी हो जाएगी, दिल्ली में हिंदी हो जाएगी, हिमाचल प्रदेश में हिंदी हो जाएगी। तो ये सब की भाषा हिंदी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, इनकी राजभाषा हिंदी हो जाएगी। लेकिन अगर आप वही देखेंगे जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर की दो दो राज्य भाषाएं। जैसे बिहार देखेंगे तो बिहार में दो दो ठो है, हिंदी भी है और मैथिली भी है, हिंदी भी है और मैथिली भी है। अब बात करते हैं राष्ट्रभाषा। कंट्री की, हमारी टोटल कंट्री की जो सबसे फेमस भाषा है, कंट्री की जो फेमस भाषा है उसे हम लोग कहते हैं राष्ट्रभाषा। अब भैया कंट्री में सबसे फेमस भाषा कौन सी है? तो हिंदी है। हमारे देश में सबसे फेमस भाषा कौन सी है? हिंदी है। लेकिन हिंदी के अलावा जैसे कोई शब्द आता है ना, साउथ वाले बवाल कर देते हैं। साउथ वाले कहते हैं कि हमारी भाषा क्यों नहीं, साउथ वाले कहते हैं तमिल क्यों नहीं, केरल वाले कहते हैं मलयालम क्यों नहीं, कर्नाटक वाले कहते हैं कन्नड़ क्यों नहीं। अरे भाई साहब, एक कम से कम भाषा तो रहनी चाहिए ना। तो संविधान वाले जब इस चीज की बात कर रहे थे, एक भाषा कम से कम रहनी चाहिए, तो तमिल वालों ने कहा था एक काम कीजिए, तमिल को ही रख दीजिए। भाई साहब, तमिल वाले लोग हिंदी बोल सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन बाकी को लोग तमिल बहुत मुश्किल से समझते हैं, मलयालम भी नहीं समझ में आता। मलयालम वाले करेंगे हमारी रखो भैया, हम तो क्लासिकल भाषा में। क्लासिकल भाषा उसे कहते हैं जो बहुत ही पुरानी है, जैसे संस्कृत है, तमिल है, मलयालम बहुत ही पुरानी है। तो देखिए, पुराना का मतलब ये नहीं है कि फेमस हो जाएंगे, पुराना का मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा फेमस हो जाएंगे। तो बहुत विवाद हो गया, इसलिए संविधान वालों ने कहा कि देखो भैया, हम ये राष्ट्रीय भाषा छोड़िए देते हैं, क्योंकि बवाल हो जाएगा। अगर राष्ट्रीय भाषा बोलेंगे हिंदी, तो भैया बंगाल वाले लोग विरोध कर देंगे कि हमारे वाले को राष्ट्रीय घोषित कर दीजिए, मराठी वाले कहेंगे हमारे वाले को घोषित कर दीजिए। समझिए भाई, एक कम्युनिकेशन गैप इसलिए होता है कि आज भी आप हिंदुस्तान के नक्शा को खोलिएगा, आज भी अगर आप हिंदुस्तान की नक्शा को खोलेंगे तो आपको एक अजीब सा फीलिंग आएगी। एक आपको अजीब सी फीलिंग कहाँ आएगी? ध्यान से देखिएगा, आप जब इस एरिया को देखेंगे ना, तो आपके दिमाग में एक अलग टाइप की फीलिंग आएगी, और इस एरिया को देखने के बाद, ठीक है। लेकिन वही अगर आप सेंट्रल एशिया, सेंट्रल इंडिया की बात करेंगे, ये वाला इंडिया, यहां तक की बात, ये, तो आपको एक तो सहूलियत ये मिलेगी कि चलो भैया यहां हिंदी सब समझेंगे, यहां हिंदी हम सब समझेंगे। इस वजह से अगर आप देखेंगे तो इन लोगों की आपस में इंटरकनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, लेकिन इन लोगों से उतनी इंटरकनेक्टिविटी नहीं है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण काम करता है भाषा। इन लोग को आपस में इंटरकनेक्टिविटी ठीक ठाक है, लेकिन बाकी वाले से उतना बेहतर नहीं है।
लेकिन ये लोग भैया मानने के लिए भी रेडी नहीं है। इन लोग का कहने की नहीं, हमारी ही भाषा को आप राष्ट्रभाषा घोषित कर दी। अब एक बात बताइए, अगर हम लोग तमिल की भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित कर देते हैं तो यार हम लोग वैसे ही 10 साल लग जाएगा हम लोग को सीखने में कि तमिल कैसे बोला जाता है। समझ में आती है? नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि तमिल भाषा खराब है या उनकी कल्चर खराब है, उनका कल्चर बहुत ही श्रेष्ठ है। आज भी बॉलीवुड की मूवी जो होती है वो साउथ की मूवी से ही ले ली जाती है। चाहे वो बाहुबली देखिए, साउथ की तो मूवी है बाहुबली, क्या गजब सीन दिया उसमें, कटप्पा। लेकिन एक चीज है भैया, साउथ की मूवी जब शूटिंग होती है ना, हीरो जब आता है ना तो फिजिक्स अपना नियम कानून भूल जाएगा, ये खटाखट ट्रेन पीछे, ऐसे जहाज देखेगा जहाज भड़क गया। यार कोई ग्रेविटी नहीं, कोई फिजिक्स का घर्षण काम नहीं करता है, कोई विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, कोई मतलब नहीं होता है। हीरो है ना अपने आप में न्यूटन, आइंस्टीन, एल्वा एडिक्सन सब है, फैराडे वगैरह सब धड़ाम। हीरोइनों खतरनाक होती हैं समाज, वहाँ की हीरोइन उतना हाँ ठीक है, हीरोइन हर जगह की एक जैसन होती है। हीरोइन का फिल्म में काम क्या होता है, लड़का उसको पटाएगा, उसके चक्कर में मार होगा, फिल्म खत्म। अगर फिल्म में से हीरोइन को हटा दीजिए तो मारे नहीं होगा। चाहे बाहुबली देख लीजिए चाहे चेन्नई एक्सप्रेस देख लीजिए, कहीं पे भी देखिएगा बिना इसके मार हो ही नहीं सकता है। तो हीरोइन को इसीलिए लाया जाता है कि मार हो सके, अदरवाइज में मार होगा क्यों भैया, कोई मार नहीं हो सकता, यही मार करा देती है सब। चाहे वो रियल लाइफ हो, जो सिनेमा घर में चलने वाली लाइफ को हम लोग क्या कहते हैं, रियल लाइफ हो, रियल लाइफ हो, या फिर वो रियल लाइफ हो, तो रील पर चलने वाली जिंदगी हो कैमरा पे, या रियल लाइफ हो, मार यही कराएगी। चाहे आप देखिए बाहुबली सजरी बहुते मार खा रहती है, तो खैर छोड़िए इस सब बात को, लड़की सब बुरा मान जाएगी। सब क्यों बुरा, लड़की क्यों बुरा मान जाती है? पता है सच बहुत कड़वा होता है, समझ आ गया? चलो ध्यान से देखते हैं, आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत? हम लोग के साथ एक लड़की पढ़ती थी, वो बहुत होशियार थी जहां वो देखती थी कोई लड़का मतलब अपना लिमिट क्रॉस कर रहा है ना, तो उससे कहती थी तुम बहुत उसको खूब तारीफ कर देगी, कहेगी तुम ऐसा नहीं करो। जानते हो मेरे जो हस्बैंड है ना वो बहुत बदमाश है, और कुछ कुछ मिला के बोल देगी। उसका कोई सगाई नहीं हुआ था, कोई शादी नहीं हुआ था, लेकिन वो बोल देती थी कि ऐसा ऐसा मैटर है। और पढ़ने में ठीक ठाक थी, अभी पता नहीं कहाँ है, विलुप्त हो गई, 10-15 साल पहले की बात। लेकिन आजकल ससुरा लड़का लड़की ससुरा इंडिया को तो चौपट कर दिया सब, यही सब मिलकर आधा तो यही में बिजी है। तो कैसे व्हाट्सअप मिल जाए, नंबर मिल जाए, लोल कहीं कैसे जरा कौन सी पढ़ाएगा आदमी। अभी कोनो का फोन आ जाएगा तो लाइफ छोड़ के चल जाएगा। चलो भाई देखो समझो, राजभाषा समझ में आ गया? राजभाषा क्या होता है? राजभाषा यानी राजभाषा अलग होती है, राज्य भाषा अलग होती है। अभी भी नहीं समझे? देखो अब मेन कहानी शुरू होती है। देखिए, संघ की राज्य भाषा, संघ की राजभाषा, दोनों में क्या अंतर है? चलो ध्यान से देखो, तुम लोग का तुम लोग की जिंदगी में एक को बाधा है, तुम लोग को पता नहीं कौन, तुम लोग का दिल नहीं है, होटल है ससुरा, डेली कोई ना कोई तुम लोग को पसंद आ जाता है। चलो ध्यान दे दो, आंसर बताइए इसमें। देखिए, संघ की राज्य भाषा, राज्य भाषा का मतलब होता है फेमस लैंग्वेज। ये तो आप लिख सकते हैं, संघ की राज्य भाषा कौन सी है? हिंदी है। और सहायक भाषा के रूप में इंग्लिश है, सहायक राजभाषा के रूप में इंग्लिश है। लेकिन आप ये नहीं बता सकते, क्यों? क्योंकि भैया संघ की फेमस राज्य भाषा का मतलब क्या होता है? जिसमें राज्य लगा रहता है ना, वो क्या है? फेमस, फेमस भाषा। आप हिंदी कह सकते हैं, लेकिन ये ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं है, क्योंकि जहां ऑफिशियली डिक्लेयर हो जाएगा साउथ वाले लोग बवाल कर दें। साउथ वाले लोग को पता नहीं क्यों अपनी भाषा का मतलब, भाषा को लेकर। भाई एक बात बताओ, हम ये थोड़ी कहते हैं कि आप अपनी भाषा छोड़ दो, हम ये नहीं कहते कि हम अपनी भाषा छोड़ दो। हम इंग्लिश को जब वैल्यू देते हैं तो हम ये नहीं कहते कि हिंदी छोड़ दो,
आप अपनी भाषा रखिए, लेकिन कम से कम हिंदी को आप वहां पे इस तरह से प्रमोट कीजिए कि हम लोग वहां आराम से जा सके। समझा कि नहीं? साउथ में एक बार पता नहीं चेन्नई का कोई जगह था, मदुरई के पास, वहां होटल में खाना खाने गए यार, एक तो वहां का खाना भी अलग है, तो पूछ रहा है कि नॉर्मल की स्पेशल, तो हम कहे भैया स्पेशल चाहिए, स्पेशल ही खिला दो। तो यार जो नॉर्मल को दिया वही हमको भी दे दिया। हमारे बगल में एक आदमी बैठा तो कहा कि नॉर्मल, और हम कहें स्पेशल, तो हम देखें यार जो उसको दिया वही हमको दे दिया। तो हम कहे यार हमको ठग दिया क्या है भाई, नॉर्मल स्पेशल में कुछ तो अंतर होना चाहिए। हम कहे भाई भाई स्पेशल मांगे, स्पेशल करा, पता नहीं क्या बोल, रुको रुको। 5 मिनट बाद आया इमली का पानी लेके, 1 कटोरा इमली का पानी लिया, उस खाना में छिड़क दिया का स्पेशल। यार नॉर्मल ही ठीक था तब तो वहां का खाना भी थोड़ा सा अलग है, लेकिन खाना से कोई मायने नहीं रखता। वहां का खाना बहुत हेल्दी होता है, नुकसान नहीं करता है। चाहे आप इडली देखिए, डोसा देखिए, ये सब चीजें जो नुकसान नहीं, ऑयली नहीं रहते हैं, वो नुकसान नहीं करते हैं। एक चीज बहुत फायदा रहता है, और नेचुरली वो लोग केला का पत्ती वगैरह पे खाते हैं, वो लोग खट्टा चीज बहुत खाते हैं भाई। हर जगह खाना से मतलब नहीं, कम से कम भाषा रहनी चाहिए। चलो देखो ध्यान से आगे देखिए, इधर देखिए सब लोग ध्यान से। राज्य की राजभाषा, राज्य की राज्य भाषा। आप ये बताइए इसमें क्या होगा? आप इसको देखिए बिहार के रेस्पेक्ट में बताइए, बिहार के सेंस में बताइए इसको, बिहार और यूपी के सेंस में बताइए। बिहार के लिए बिहार की राजभाषा, बिहार की राजभाषा 3 ठो है। बिहार में कोई भी पेपर वर्क आप हिंदी में कर सकते हैं, हिंदी नहीं आता है ना तो उर्दू में कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश हर एक राज्य में रहेगी, इंग्लिश के लिए आपको टेंशन नहीं है, हर एक राज्य में आपको इंग्लिश एक ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी। देखिए राजभाषा का मतलब होता है ऑफिशियल लैंग्वेज, और राज्य भाषा का मतलब होता है फेमस लैंग्वेज, फेमस। लेकिन अगर आप फेमस की बात कीजिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 भाषा फेमस हो जाएगी, एक हिंदी हो जाएगी, एक भोजपुरी हो जाएगी। भोजपुरी कहाँ जाते नहीं रहुआ बताई बैठी, भोजपुरी के बाद और कौन भाषा हो बताई? एगो मैथिली हो जाई, मैथिली भाषा हो जाई, मैथिली, मैथिली सबसे नीमन भाषा होला। आ भोजपुरी भाषा नीमन हो, लेकिन ऐसा नहीं करा के लोग रद्द कर दियल भोजपुरी के कि मत पूछे। यहाँ पे भोजपुरी में इतना नीमन भाषा रउआ कह के बुलावल जाला, बड़ आदमी के रउआ कहाँ जाता नहीं, रउआ सुनी बैठी। बाकी आजकल के लड़का कहाँ जाता रे, खनवा खैले कि ना, अरे सचुरा इतना करकरा बोलेगा ना, मैं भोजपुरी को रद्द कर दिया इन लोगों ने। पता आज भोजपुरी भाषा मतलब अजीब टाइप का, गाली टाइप का हो गया है। ऐसा ऐसा गाना बना दिया, ऐसा ऐसा गाना बना दिया, ऐसा इतना गंदा गंदा गाना कि आप अपने मम्मी के बगल में, बहन के बगल में बैठ के नहीं गा सकते, सुन नहीं सकते। लेकिन उनको क्या मतलब है, छज्जा ऐसा दांत फेंकले रहेगा उन सबके गायकार का, गा 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 का कतरली हो भाभी हो, हे ससुरात नहीं, गाना बना देगा, रद्द कर दिया, कल्चर खत्म कर दिया, कल्चर। बताओ यार, इतना गंदा गंदा गाना गाएगा सब। चलो ध्यान से देखते, हमको भोजपुरी बहुत अच्छी आती है बोलने, बट सर ऐसा ना ऐसा मतलब गाना, मतलब हम भोजपुरी बोलते हैं तो लोगों को लगता है ये गनो जानता होगा भोजपुरी का। अरे भाई सुने हैं तो जानते ही हैं। मैथिली बहुत अच्छी भाषा होती है। हाँ आबै छै, आबै छै, भोजपुरी ना आबै छै, मैथिली ना आबै छै। चलो भैया एक बात बता, यूपी की बता दो। यूपी ये होती है फेमस भाषा। आप यूपी के लिए बताइए, यूपी के लिए, यूपी के लिए मैथिली बहुत अच्छी भाषा है भाई, मैथिली बहुत बेहतरीन भाषा है। मैथिली में कहा जाता है किसी को गाली भी दीजिएगा तो लगेगा प्रेम से बोल रहे हैं।
बट मैथिली हमें नहीं आती है। हिंदी की तरह ही है, समझ जाते हैं मैथिली को, बट उतना मतलब फ्लुएंटली बोल नहीं पाते। बहुत अच्छी मीठी भाषा है मैथिली। चलिए यूपी के लिए बताइए। हाँ भैया, भोजपुरी में गाने भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं भोजपुरी के, इतने अच्छे अच्छे भी गाने हैं सब। कहाँ ये आवे विधाता ना तो काम गड़बड़ाता, एक तो बहुत अच्छा गाना है भोजपुरी का। अइबना ही भगवंत हम ही आवतानी, नइखे कोनो काम के हमारी जिंदगानी, बंद करा आज हमारी जिंदगी के खाता, आवे विधाता ना तो काम गड़बड़ाता। भोजपुरी में अच्छे अच्छे गाने भी हैं, लेकिन पता है ना, खराब लोग अच्छे लोग को बिगाड़ देते हैं और अच्छे लोग खराब को जल्दी बना नहीं पाते। 100 आम के बीच अगर एक खराब आम है ना, तो ये 100 आम कितनी भी कोशिश कर ले, वो खराब आम को अच्छा नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो अकेला एक सड़ा हुआ आम इस 100 अच्छे आम को सड़ाने की ताकत रखता है। देखिए इसमें, देखिए फेमस भाषा में, देखिए राजभाषा है भैया यूपी की, तो हिंदी रहेगी। हिंदी, उर्दू और इंग्लिश तो सब में डाल दीजिएगा। इंग्लिश एक सहायक भाषा के रूप में, ये एक्सिलरी भाषा है। और फेमस भाषा में भैया यहाँ पे भी ना, अगर आप पूर्वांचल के एरिया में ना, तो यहाँ भी भोजपुरी बोली जाती है, यहाँ भी भोजपुरी। और यहाँ की ना एक अलग ही भोजपुरी है। मतलब अगर आप मनकापुर साइड के हैं, लखनऊ के आसपास से पहले, फैजाबाद अयोध्या के पास की भाषा है। तो का कहत है बहनी, ना करो ऐसा, मतलब उनकी भाषा भोजपुरी की तरह ही, लेकिन थोड़ी सी अलग हट के है। अवधी, हिंदी तो है ही है, यहाँ हिंदी भी है, भोजपुरी भी है, पूर्वांचल के भोजपुरी है, अवधी है, अवधी भाषा है यहाँ पर। खड़ी बोली भी है, खड़ी बोली। वहाँ पे आप चले जाएंगे पश्चिमी यूपी में, कानपुर के पास, या फिर गाजियाबाद, नोएडा, वो दिल्ली वाली भाषा। मैं तो ये नहीं करने जा रहा हूँ, तुम्हें करना है तो कर ले, मैं नहीं करने वाला हूँ, मैंने नहीं खाया है। और अगर आप बिहार की ओर से आएंगे तो मैं की जगह हम का प्रयोग करते हैं, हम खाना नहीं खाए। लखनऊ की भाषा देखेंगे ना, तो लखनऊ की भाषा में बड़ी मिठास है, इसलिए कहा भी जाता है कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में, मुस्कुराइए आप लखनऊ में। मतलब वहाँ की भाषा बड़ी तमीज़ तरीके वाली है, नवाबों वाली भाषा है लखनऊ वाली भाषा। तो अलग अलग भाषा होती है भैया, हर जगह की अच्छी अच्छी भाषाएं हैं, जो जहाँ है अच्छी है, लेकिन एक कम्युनिकेशन रहना चाहिए। तो बेसिकली आप ये अंतर तो समझ में आ गया आपको कि राजभाषा क्या है और राज्य भाषा क्या है और राष्ट्रीय भाषा क्या है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्लास कल समझेंगे, कल इसको डिटेल से बता देंगे आपको, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे। जय हिंद। हाँ, जॉली LLB, मुस्कुराइए आप लखनऊ में। मगही भाषा भी है बिहार में।